हेलो टू ऑल स्टूडेंट, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरह अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं शिव कुमार और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो हम देखेंगे समांतर क्रम संयोजन। पिछली वीडियो में हमने देखा था श्रेणी क्रम, आज हम देखेंगे समांतर क्रम। क्योंकि श्रेणी क्रम और संयोजन क्रम हमेशा कभी ना कभी एक के बाद एक दूसरे रिपीट हो जाते हैं बारी बारी से। तो इसी प्रकार ये दोनों आपको पढ़ने वाली है और पढ़ने क्या है बहुत आसान है। सबसे आसान चैप्टर इन्हीं का है, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। एक बार वीडियो पूरी देखिए, आपकी अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की है वीडियो। हमने श्रेणी क्रम की वीडियो आपको अपलोड करके दे दी है, आशा करता हूं आपने वह देख ली होगी तो आपको अच्छी लगी होगी तथा आपके सब कुछ समझ आ गया होगा। तो चलिए आज की है वीडियो भी शुरू करते हैं, जो है समांतर क्रम संयोजन। देखिए समांतर क्रम में किस प्रकार जोड़ा जाता है। हमने श्रेणी क्रम में बताया था कि श्रेणी क्रम में एक ही सिरे पर ऐसे, ये श्रेणी क्रम है, एक ही कतार में जोड़ दिया जाता है एक ही पंक्ति में, ये श्रेणी क्रम था। लेकिन अब है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में क्या था, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान था और विभवांतर का मान अलग अलग तथा प्रतिरोधों का मान भी विभवांतर के अनुसार अलग अलग था, R2 और R3। लेकिन ये संयोजन क्रम है, इसमें स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि किस में धारा का मान बटेगा और किस में प्रतिरोध का मान बटेगा। तो देखिए चलिए आज की यह वीडियो आपका सभी कंफ्यूजन दूर कर देगी। सबसे पहले एक डायग्राम के माध्यम से यदि मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, ये डायग्राम है समांतर क्रम संयोजन का। देखिए ये कोई विद्युत धारा यहां से जा रही है, तब जाने के बाद आप देख रहे होंगे क्या हुआ, विद्युत धारा तीन भागों में बट गई। आप देख रहे होंगे तो विद्युत धारा क्या हुआ, तीन भागों में बट गई। इसका मतलब I1 और ये I2 और ये I3 तथा आप देख रहे होंगे जो ऐसी आकृति होती है ना ऐसी, इसको बोलते हैं प्रतिरोध, इसे बोलते हैं प्रतिरोध। तब आप प्रतिरोध भी कितने देख रहे हैं, यहाँ पर तीन प्रतिरोध आपको दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 3। तब इनको भी कैसे लिखेंगे, R1 R2 व R3। आशा करता हूं समझ आ रहा होगा। तब हमें पता था विभवांतर, विभवांतर की वीडियो भी हमने बना दिया है। यदि किसी ने वह वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आपसे निवेदन है कि वह वीडियो देखिए, आपके अच्छी तरह समझ आ जाएगा। विभवांतर क्या था, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न आवेश। देखिए ये कोई दो बिंदु है तो इनके बीच उत्पन्न विभवांतर कितना हो जाएगा, इनके बीच उत्पन्न विभवांतर समान रहेगा क्योंकि ये दो बिंदुओं, इनके दो बिंदुओं के बीच ही हमने सभी प्रतिरोधों को जोड़ा हुआ है। तब इनका विभवांतर क्या हो जाएगा, विभवांतर भी समान रहेगा। लेकिन यदि आपको श्रेणी क्रम याद हो तो उसमें क्या था, विभवांतर सभी प्रतिरोधों का अलग अलग था, लेकिन यहाँ पर विभवांतर समान रहने वाला है। तब हम कैसे करेंगे इसे हम लिखेंगे माना तीन प्रतिरोध, माना तीन प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या है R1 R2 व R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं तथा इनके बीच उत्पन्न विभवांतर, तथा इनके बीच उत्पन्न विभवांतर कितना है, तथा इनके बीच उत्पन्न विभवांतर कितना है, तथा इनके बीच उत्पन्न विभवांतर V है। इनके बीच उत्पन्न विभवांतर कितना है, V है। तथा परिपथ में बहने वाली धारा, तथा परिपथ में बहने वाली धारा, परिपथ में बहने वाली धारा क्या है, आप देख रहे होंगे परिपथ में तीन प्रकार की धारा बह रही है, I1 I2 और I3। I1 I2 व I3 है। तब क्या लिखेंगे हम, तब हम वो लिखेंगे जो हमने श्रेणी क्रम में लिखा था। तब ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या था, V बराबर IR। और यहां से यदि हम I की वैल्यू फाइंड आउट करें तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर V अपॉन R। बताइए यहां तक समझ आ गया क्या।
ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर। लेकिन हम यहाँ से आई की वैल्यू निकाले तो आर यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई में आया तो इधर डिवीजन में जाएगा, तो इधर गुना में है तो इधर भाग में जाएगा, तब आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई बराबर V अपॉन आर। तब हम क्या लिखेंगे, तब यहाँ पर 3 आई है, मतलब 3 धारा है, तब 3 धारा के लिए सभी का मान अलग हो जाएगा। I1 बराबर V R1 प्लस V R2 प्लस V R3। ये क्यों आया, क्योंकि हमको पता है कि सभी धाराओं में, पहले वाली धारा में प्रतिरोध का मान अलग अलग है। I1 धारा में R1 प्रतिरोध है, I2 धारा में R2 प्रतिरोध है और I3 धारा में R3 प्रतिरोध है, जबकि जो इनका विभवांतर है वो समान है। तब देखिए यहाँ पर इनका विभवांतर हमने समान रखा हुआ है, जबकि इनका प्रतिरोध हमने बदल दिया है। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई। I1 बराबर क्या हो जाएगा, V R1 समीकरण 1। I2 बराबर कितना हो जाएगा, V R2 समीकरण 2 और I3 बराबर कितना हो जाएगा, V R3। ये समीकरण 3 है। आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। तब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये तो थी जब बात जब इनमें धारा अलग अलग बटी हो। यदि इनमें धारा, यदि इनमें तुल्य धारा का मतलब केवल एक ही परिमाण, यदि इनमें तुल्य धारा I प्रवाहित हो रही है, तब क्या हो जाएगा, V बराबर तब क्या हो जाएगा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तुल्य जो परिणामी धारा है उसको हम कैसे करेंगे, सभी धाराओं का योग कर देंगे। यदि हमें इनमें कुल तुल्य धारा निकालनी है या केवल एक ही परिमाणी या परिणामी धारा निकालनी है, तो इसमें धारा कैसे निकालेंगे, हम सभी धाराओं को जोड़ देंगे, I1 प्लस I2 प्लस R3, हमें सभी धाराओं का मान पता लग जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने सीखा I1 प्लस I2 प्लस I3। लेकिन यदि आप यहाँ पर देख रहे हो I1, यहाँ पर I1 है, I1 का मान समीकरण 1 में कितना है, V R1, तब यहाँ पर इनका मान पुट कर देंगे हम। समीकरण 1, 2 व 3 से I1 व I2 व I3 का मान रखने पर बताइए समझ आ रहा है या नहीं। यहाँ पर समीकरण जो ये है 1, 2, 3, इसमें इससे उठाकर I का मान रखने पर हमारी समीकरण क्या है, ये आपको दिखाई दे रही होगी। हमारी समीकरण है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। इसका मान समीकरण 1, 2 व 3 से उठा लेंगे। यहाँ पर तो परिणामी I का मान समान रहेगा, लेकिन I1 का मान कितना है, V R1 प्लस V R2 प्लस V R3। यदि आप देख रहे होंगे यहाँ पर V का मान समान है, तब I बराबर कितना हो जाएगा, V हमने बाहर कॉमन ले लिया, I R1 प्लस I R3 प्लस I R2 प्लस I R3, ये हो गया। लेकिन यदि यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, इसके बाद क्या लिखना है, लेकिन यदि परिपथ में तुल्य प्रतिरोध, क्योंकि तुल्य प्रतिरोध क्यों लिखा हमने, क्योंकि इनका प्रतिरोध भी अलग अलग है, तो हम यहाँ पर केवल एक ही प्रतिरोध निकालेंगे। यदि इनका तुल्य प्रतिरोध R हो तब ओम के नियम से ओम का नियम क्या हो जाएगा, I बराबर V अपॉन R, ये हो जाएगा। ये समीकरण, इसका मान ये हमने समीकरण 5 मान ली, सॉरी ये हमने 4 मान ली, और समीकरण 4 में I का मान रखने पर यहाँ पर लिखते हैं हम, समीकरण 4 में I का है मान, जो ये I का मान अभी आया है ना, ये हमें समीकरण 4 में रखना है। यहाँ पर समीकरण 4 में I का मान रखने पर देखिए समीकरण 4 कौन सी थी हमारी, I बराबर V I R1 प्लस R2 प्लस I1 R3। यहाँ पर I का मान यहाँ पर ये रख देंगे हम, V अपॉन R बराबर V 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। बताइए यहाँ तक समझ आया नहीं। अभी आप हम देख रहे होंगे ये और ये समान है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तब ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R3, 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। बताइए यहाँ से यहाँ आया या नहीं आया। तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है कि समांतर क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उनके व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। देखिए जो तुल्य प्रतिरोध R है वो सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर है या नहीं। तब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे,
सबसे नीचे लिखेंगे अतः समांतर क्रम में जुड़े, अतः समांतर क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उनके व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो आज की यह वीडियो थी और आपने सिद्ध कर चुके हैं और बहुत आसान वीडियो है। देखिए हमने यहाँ पर सबसे पहले डायग्राम बनाना, आपको क्या है डायग्राम से समझकर चलना है। यदि आप डायग्राम से समझोगे तो आपके यह पूरा कंप्लीट याद हो जाएगा और आप जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने जो समांतर क्रम है उसका डायग्राम बनाया। यहाँ पर डायग्राम हमने बना लिया है। जैसे यदि हम यहाँ पर देख रहे होंगे ये दो बिंदु है, इनसे जब हम किसी तीन प्रतिरोधों को जोड़ेंगे तो उनमें धारा भी बराबर अलग अलग भागों में जाएगी। तब यहाँ पर धारा के मान 3 हो गए, I1, I2 व I3। यदि आप यहाँ पर देख रहे हो प्रतिरोध भी कितने हैं, यहाँ पर प्रतिरोध भी 3 है, R1, R2, R3। लेकिन ये सभी प्रतिरोध किन्हीं दो बिंदुओं के बीच ही स्थित है। देखिए ये सभी प्रतिरोध चाहे यहाँ पर 4, 5, 6 कितने भी प्रतिरोध हो, यदि वे समान दो बिंदुओं के बीच ही स्थित हो तब उनका विभवांतर समान ही रहेगा। इसी प्रकार हमने भी यहाँ पर लिखा है कि माना तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 समांतर क्रम में, देखिए कौन से क्रम में आए, समांतर क्रम में जुड़े हैं तथा इनके बीच उत्पन्न विभवांतर V है। इनके बीच उत्पन्न विभवांतर कितना होगा, V होगा। तब इनमें बहने वाली धारा का मान क्या होगा, I1, I2 व I3। देखिए I1, I2 व I3 इनका धारा भी अलग अलग होगी। तब ओम के नियम से क्या लिखेंगे, ओम के नियम से लिखेंगे V बराबर IR। यहाँ पर I का मान निकालना है क्योंकि हमें यहाँ पर I का मान क्यों निकालना है, क्योंकि I का मान अलग अलग आया है, इसलिए हमें यहाँ पर I का मान निकालना होगा। तब I1 बराबर V R1। V समान क्यों है, क्योंकि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर समान होता है। I2 के लिए V अपॉन R2 और I3 के लिए V अपॉन R3। लेकिन यदि हम इसमें देखें कि यदि इसमें धारा जिस प्रकार श्रेणी क्रम में धारा समान मात्रा में बहती है, इसमें भी हमने मान लिया कि यदि इसमें धारा समान मात्रा में बह रही है तब धारा का मान क्या हो जाएगा, I का मान जब हम निकाल लेंगे, तुल्य धारा निकाल लेंगे, तब इन्हें सभी धाराओं को जोड़ देंगे जो इनके टुकड़े हैं। किसी भी वस्तु को हमें यदि गिनना है तो क्या होगा, उनके टुकड़े को जोड़ देंगे इस प्रकार से, और जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, वो तुल्य टुकड़ा या तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। तब यहाँ पर तुल्य धारा क्या हो जाएगी, I बराबर I1, जो भी तुल्य हमें धारा निकालनी है उनके सभी यदि हम टुकड़ों को जोड़ दे I1 प्लस I2 प्लस I3, ये सभी क्या आ जाएगा, वह तुल्य धारा आ जाएगी। तो यहाँ पर भी हमने ऐसे किया I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। समीकरण 1, 2 व 3 से I1, I2 व I3 का मान रखने पर, यहाँ पर समीकरण 1, 2 व 3 से I1 का मान रखने पर I1 का मान क्या था, V बराबर V अपॉन IR प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। हम यहाँ पर देख रहे हैं V का मान सभी में बराबर है तो हमने V को बाहर ले लिया। ये समीकरण हमारी 4 आ गई, I बराबर V इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि R भी अलग अलग मात्रा में है, R के भी 3 मान है, R1, R2 व R3। तब हम क्या रखेंगे, लेकिन यदि परिपथ में तुल्य प्रतिरोध R हो तब ओम के नियम से क्या हो जाएगा, ओम के नियम से वही होगा जो इधर भी हुआ है, I बराबर, यहाँ पर आप देख रहे होंगे I बराबर V अपॉन R। तब यह I का मान समीकरण 4 में रख लेंगे। समीकरण 4 हमारी ये थी और यहाँ पर I के स्थान पर क्या आ जाएगा, V अपॉन R। V अपॉन R, V से V कट जाएगा, 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अतः हम कह सकते हैं कि समांतर क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों का व्युत्क्रम योग उनके तुल्य प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। आशा करता हूँ आपकी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अपना नाम कमेंट में लिखना न भूलें।